Good morning, dear students. I hope you all are fit and fine at your home. As you all know that we are doing lesson number 10, respiration in organisms. So today I am going to complete this lesson with the explanation of rest of the part that is remaining. So first let us understand what is the mechanism of breathing. In the previous video I have told you about the breathing. Breathing is the physical process of inhalation and exhalation. सिंपली जो हम ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एक्सहेल करते हैं उसको हम ब्रीदिंग प्रोसेस कहते हैं. नाउ इन ह्यूमन बीइंग्स हाउ ब्रीदिंग अकर्स. ब्रीदिंग होती है तो क्या होता है बॉडी के अंदर. फर्स्ट इनहेलेशन. एज यू नो दैट ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. तो फर्स्ट जब बॉडी में हम एयर अंदर एंटर कराते हैं व्हाइल वी इनहेल द ऑक्सीजन रिच एयर व्हाट हैपेंस इज डायफ्रैगम. डायफ्रैगम एक पार्ट होता है यहाँ पर आपका, जैसे ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये आपकी रिब केज होती है, ये आपके लंग्स है और यहाँ पर एक एब्डोमिनल कैविटी के नीचे एक यू शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डायफ्रैगम कहते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस द ब्रीथिंग के प्रोसेस में ये रिब केज और डायफ्रैगम की मूवमेंट होती है. रिब केज, ये जो आपकी रिब केज होती है यहाँ पे रिब्स होती हैं और जो डायफ्रैगम यहाँ स्टमक एरिया के नीचे होता है, यहाँ एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, तो उसकी मूवमेंट होती है. अब कैसे मूवमेंट होती है, क्या होता है. फर्स्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन मीन्स जब हम एयर एंटर अंदर बॉडी के अंदर लेते हैं तो क्या होता है, डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन. मैंने आपको बताया डायफ्रैगम की क्या शेप होती है, यू शेप्ड होती है. और जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो डायफ्रैगम फ्लैट हो जाता है. मींस जो ये यू शेप है डायफ्रैगम की, ओरिजिनल ऐसी शेप होती है. अब यहाँ आप देख रहे हैं डायफ्रैगम जो है वो फ्लैट हो जाता है. मींस ऐसे इस पोर्शन में आ जाता है, ये नीचे की तरफ मूव होता है. एंड दिस इंक्रीजेस द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी. अब ये जो डायफ्रैगम, जो ये मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन से शो किया है, ये देखिए ये डायफ्रैगम की ओरिजिनल पोजीशन है, पर जब हमने एयर इनहेल की तो डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नीचे की तरफ फ्लैट हो गया और नीचे मूव हुआ. इससे क्या हुआ, ये जो चेस्ट कैविटी की जो स्पेस है वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि जब पहले यहाँ था तो स्पेस कम थी, जब नीचे की तरफ मूव हुआ तो स्पेस यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज हो गई ना. उससे क्या होता है, दिस इंक्रीजेस द स्पेस इनसाइड चेस्ट कैविटी एज इट राइजेस एंड एयर रशेस इनटू द लंग्स. अब चेस्ट कैविटी मींस ये जो रिब्स होती हैं ये ऊपर की तरफ मूव होती हैं, डायफ्रैगम हमारा नीचे की तरफ. रिब्स आपने देखा होगा, जब आप इनहेल करके देख भी सकते हैं, जब हमने इनहेल की एयर तो हमारा ये जो रिब वाला पोर्शन है ये ऊपर की तरफ मूव होता है, डायफ्रैगम नीचे की तरफ मूव होता है. तो इससे क्या हुआ, जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसके बीच का स्पेस बढ़ गया, तो जो एयर हमने इनहेल करी थी वो हमारे लंग्स पोर्शन में आ गई. लंग्स पोर्शन में आने से लंग्स पोर्शन में आ गई तो ये आपका इनहेलेशन के प्रोसेस में होता है. फिर से मैं बता रही हूँ, जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में मूवमेंट होती है रिब केज की और डायफ्रैगम की. इनहेलेशन में क्या होता है, हमारा डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट होता है, मींस नीचे की तरफ मूव होता है और फ्लैट हो जाता है, रिब केज मूव्स अपवर्ड्स. अब एक्सहेलेशन में उल्टा होता है, जब हम एयर एक्सहेल आउट करते हैं तो जो हमारा रिब केज ऊपर की तरफ मूव किया था, जब हमने इनहेल किया था वो नीचे की तरफ मूव हुआ और डायफ्रैगम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो रिलैक्स होके अपने ओरिजिनल शेप में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना ये रिलैक्स होके अपने ओरिजिनल शेप में आया. तो क्या हुआ, ये जो रिब केज था जो इनहेल करने में इंक्रीज हुआ था, एक्सहेल करने में ये नीचे की तरफ आया, डायफ्रैगम भी अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, मतलब ऊपर की तरफ जो यू शेप थी. तो इससे क्या हुआ, जो चेस्ट कैविटी के बीच का स्पेस है वो कम हो गया और इसकी वजह से क्या होता है, स्पेस डिक्रीज होने की वजह से जो लंग्स में एयर थी वो फोर्स होती है ऊपर की तरफ. अब स्पेस कम हो जाएगा तो एक तरह से उसको एयर को पुशिंग मिल रही है ताकि वो ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकाई से फिर होते हुए ट्रैकिया से होते हुए नोज से एक्सहेल आउट हो जाए. तो एक्सहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में आपका रिब केज डाउनवर्ड्स मूव करता है और जो हमारा डायफ्रैगम है वो रिलैक्स होता है और ओरिजिनल
में आ जाता है, जिससे हमारे चेस्ट कैविटी की स्पेस जो है वो डिक्रीज हो जाती है एंड विच पुशेस द एयर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग टू मूव आउट ऑफ द बॉडी। जो एयर हमारे लंग में प्रेजेंट थी उसको मूव आउट करने के लिए हेल्प मिलती है। See here, diaphragm relaxes and space inside the chest cavity decreases, which makes the air expelled out. Expelled out means बाहर निकलना, and chest moves inwards, और chest हमारा inward move करता है। तो breathing के process में क्या हुआ, मैं कोई आपसे पूछे what happens during breathing और what is the mechanism of breathing, तो you have to say that during breathing when we inhale the air, the rib cage move upwards and diaphragm flattens or contracts, which increases the space inside the lungs and the air moves inside. Okay, and during exhalation the rib cage moves downwards and the diaphragm relaxes and comes to its original position, which decreases the space inside the chest cavity and the air that is present inside the lungs is expelled out of the body. तो ये आपका breathing का mechanism है in human beings. Now coming to the last topic of the chapter, which is the respiration in plants. Like human beings, animals, plants also respire. Plants में भी respiration का process होता है, उनमें भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। तो कैसे होता है प्लांट्स में जो एक्सचेंज है, इन प्लांट्स ऑल्सो दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, बट इन प्लांट्स इट अकर्स थ्रू लीव्स और रूट्स। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स में तो सिर्फ एक ही, हाँ ये नहीं कि हमारे हर एक जो बॉडी ऑर्गन है या सेल्स है वो अलग अलग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एक ही बार एक ही प्रोसेस होता है, पर यहाँ पे प्लांट के केस में जो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट है वो इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। लीव्स अलग रेस्पायर करती हैं, रूट्स अलग रेस्पायर करती हैं, स्टेम अलग रेस्पायर करती हैं, तो सब में अलग अलग रेस्पिरेशन होता है। So you can see they carry out respiration independently, that is each plant part can independently take in oxygen and utilize it to obtain energy and give out carbon dioxide. प्लांट का हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेते हैं, ये नहीं कि पूरे प्लांट ने एक साथ ऑक्सीजन ली और वो सारे बॉडी प्लांट पार्ट में चली गई, ऐसा नहीं होता। प्लांट का हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली, लीव्स अलग ऑक्सीजन लेती है, रूट्स अलग ऑक्सीजन लेते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको रिलीज आउट करते हैं। नाउ ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनमें, ग्रीन प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है दैट इज डन बाय दिस न्यूमरस टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स में लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है शूट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब जो एयर है उसको ऑक्सीजन कहाँ से, जो प्लांट पार्ट है उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। जैसे हम जब रिस्पायर करते हैं तो हमें कहाँ से ऑक्सीजन मिलती है, हमें जो हमारे सराउंडिंग में एयर है और वी कैन से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिलती है। प्लांट्स में जो शूट पार्ट है, शूट मीन्स द पार्ट दैट इज अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के अबव जो पार्ट है तो वो तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेंगे, पर जो रूट्स है दैट इज बिलो द सॉइल, सॉइल के नीचे का जो पार्ट है जिनको हम रूट कहते हैं वो कहाँ से एयर लेंगे, उनके पास तो एयर एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि वो तो अर्थ के नीचे है, तो दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स जब हमने पढ़ा था तो सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, हमने हर टाइप के सॉइल पढ़े थे, तो उसमें पढ़ा था ना कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। सैंडी सॉइल में लार्ज पार्टिकल्स होते हैं और स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्लेई सॉइल में सबसे कम स्पेस होता है। तो यहाँ पर जो एयर है, एयर जो लेती है रूट्स, वो जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर स्पेसेस प्रेजेंट है उनके थ्रू एयर लेती है। तो प्लांट्स में डिफरेंट जो पार्ट है प्लांट के अलग अलग, वो इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं।
So here we have completed this lesson number 10, that is respiration in organisms. Go through the chapter, please read the chapter again and again. If you are not able to get in the concept, do watch the video, and still if you have any problem, then you